सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज हमारा है थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरह से उनकी डिस्कवरीज हुई। देन हमने पढ़ा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके बाद हमने पढ़ा मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। तो ये सारी चीज पढ़ी। अब सबसे पहले से रदरफोर्ड ने मॉडल दिया हमारे पास, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके बाद क्या हुआ कि साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और उन डिस्कवरीज ने रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ क्वेश्चन पुट करना शुरू किए और वो मॉडल उन क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर नया मॉडल प्रपोज किया गया जिसका नाम रखा गया बोहर मॉडल। तो वो क्या डिस्कवरीज थी, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट लीडिंग्स टू बोहर्स मॉडल। की कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिससे हमारे को पुराने वाला मॉडल छोड़ना पड़ा और नया मॉडल को जो है उसको अपनाना पड़ा हमारे पास। तो पहली चीज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये सारी चीज जो डिस्कवरीज की वजह से बोहर्स के मॉडल की खोज हुई या हमारे को बोहर्स के मॉडल की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार ये वर्ड सुना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कोई भी सोर्स है एनर्जी का सोर्स, जैसे हम ले लेते हैं हीटिंग रॉड या हम लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसमें से जो रेडिएशन एमिट होती है, तो जेसी मैक्सवेल ने क्या बोला, बोलते रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या रॉड हो गया या सनलाइट हो गया। सो एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की फॉर्म में वो जो है वो एनर्जी एमिट करते हैं एंड दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वेव्स की फॉर्म में वो रेडिएशन ट्रेवल करती है। ठीक है, एंड सच रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो इस तरह से ट्रेवल करता रहता है कि अगर ये हमारे पास सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है वेव की, तो एक हमारे पास हम इसको बोलते हैं, हाँ दिस इज द करेक्ट वे, ये हमारे पास डायरेक्शन है वेव्स की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसको बोला किसने, जेसी मैक्सवेल ने बोला। एंड सच रेडिएशंस या सच वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने की। एंड ऑल ऑफ देम ट्रेवल विद सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात बोली जी जेसी मैक्सवेल ने और बोला कि रेडिएशन जो है जो दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब इसमें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमारे को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इस तरह से हमने ये जो रेडिएशन विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव दे कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। यहाँ पे ये क्या है, आपने पढ़ा भी होगा ये 9th 10th की फिजिक्स में, इसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, और ये हाइट है इसकी और ये डेप्थ है। तो ये सारी टर्म्स या पैरामीटर्स क्या क्या है। सबसे पहला है वेवलेंथ। व्हाट इज द वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। मतलब जो नियरेस्ट नेबरिंग जो दो क्रस्ट है या जो दो ट्रफ है उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा, लैम्बडा। इसकी यूनिट क्या होते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर। और आपकी प्रीवियस नॉलेज से आपको पता होगा कि नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर एंड पिको 10 की पावर -6 मीटर। तो ये हमारे को याद रखना चाहिए। देन सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, इट इज न्यू, एन यू, टेढ़ा सा वी लिखते हैं इसको इस तरह से, न्यू। सो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब जैसे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, दिस पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पे 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होगी उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। और इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज या पर सेकंड, दोनों सेम चीज है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 पर सेकंड। देन थर्ड इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी c। तो इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंड इसकी जो वैल्यू होती है मैंने ऊपर लिखी दी है यहाँ पे, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट।
और अभी आपने एक बात याद रखना, अगर हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी, कि अभी तक जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है, तो दैट इज लाइट, वो लाइट की ही होती है सबसे फास्ट। नाउ इनमें रिलेशन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी, न्यू एंड लैम्डा। सो स्पीड इज इक्वल टू frequency multiplied by wavelength, c is equal to nu into lambda, so nu lambda is equal to c upon nu और nu is equal to c upon lambda, but c is constant क्योंकि c की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी ऊपर लिख दी 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। तो as c is constant so we can also write that frequency and wavelength they are inversely proportional to each other। तो आपने याद रखना कि अगर कोई रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी एंड वाइस वर्सा। देन वेव नंबर, वेव नंबर क्या है जी हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स होती है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इसके जो यूनिट आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 1 अपॉन, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट हमने ऐसा यूनिट मीटर है तो दैट इस यूनिट आएगा मीटर हमारे पास, एक चीज। और अभी हमने देखो पर यहां पे क्या लिखा हमने कि ये वाला रिलेशन जो न्यू होता है वो तो c अपॉन लैम्डा होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूं c इंटू 1 अपॉन लैम्डा, बट 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन लैम्डा तो न्यू बार के बराबर हो गया, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दैट इज, यही लिख देते हैं न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर, ये भी कर सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट डज इट टेल, एम्पलीट्यूड टेल अबाउट इंटेंसिटी, इट टेल अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी मीन्स सिंपल वर्ड में बोले ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस जो किसी भी वेव की होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। और अगला है जी लास्ट टाइम पीरियड, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड का यूनिट जो है सेकंड आ गया ना हमारे पास, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है 1 अपॉन पर सेकंड, तो ये यूनिट आ गया सेकंड। तो दिस इज द फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम बहुत सारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम वन बाय वन। एक तो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारे पास एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट हुज पीरियड इज दिस। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी, हालांकि वेवलेंथ पूछा बट हमारे को पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन है। सो फ्रीक्वेंसी हम पहली चीज निकाल लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेकेंड। अब साइंटिफिक फॉर्म लिखना, जब भी हम डेसिमल को इस तरफ को लेके जाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं, पावर क्या हो जाती है हमारे पास, पावर कम हो जाती है। तो ये हो गया जी 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 9 पर सेकेंड, पावर कम होगी। अगर हम इधर को आएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, उस तरफ हो जाते हैं पावर कम हो जाती है। अब एक चीज निकल गई, दूसरा क्या निकालना है हमने, वो निकालना है जी हमने वेवलेंथ। सो वेवलेंथ कैसे निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या होता है जी हमारे पास 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स होती है, और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी 5 इंटू 10 की पावर 9 पर सेकेंड। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, तो 3/5 हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और पावर को इकट्ठा कर देते हैं हम। तो ये आ गया जी हमारे पास जो वेवलेंथ आएगा, 3 को हमने डिवाइड किया जी 5 से, डेसिमल लग गया,
5 6 30। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया जी, 0.6 इंटू 10 की पावर 8 था, इंटू 10 की पावर ऊपर जाके ये -9 हो गया, ठीक है जी, मीटर। और सॉल्व किया हमने तो कितना है, 0.6 इंटू 10 की पावर -1, और हम चाहे तो इसको 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर भी कर सकते हैं हम। और ऐसा नहीं लिखना है तो 0.006 भी लिख सकते हैं, 0.06 मीटर। और तीसरा है जी हमारे पास, और हमारे से पूछा हुआ है वेव नंबर। अब वेव नंबर पूछा हुआ है तो दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो 1/λ कर ले, एक तरीका ये है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 1/λ हमने निकाल दिया, 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। तो इस वाले रिलेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाय सी, बात एक ही हो गई। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 6 से हमने 1 को डिवाइड कर लिया, 0.061 6 4, तो ये आया जी हमारे पास सॉल्व करके 0.183 इंटू 10 की पावर -2 नहीं +2 हो गया मीटर इनवर्स। और साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये आ गया 1.83 इंटू पावर कितनी हो जाती है, ऊपर कम हो जाती है, जब भी इस तरफ को जाते हैं तो पावर क्या हो गई, कम हो गई, मीटर इनवर्स। ओह सॉरी, थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दी, कैलकुलेशन एरर क्या कर दी हमने, यहाँ पे मिस्टेक कर दी जरा, तो प्लीज बी प्रिसाइज व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो ये गलत कर दिया हमने जी यहाँ पे, ये गलत हो गया था। तो हमारे को क्या करना था, यहाँ पे इसको डिवाइड करना था, थोड़ी सी मैथमेटिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे 0 6 1 6, 10 -6 गया 4, और डेसिमल है तो ये 6 पे जाना था, 6 पे डिवाइड होना था, और इस तरह से चलता रहना था आगे से। मैंने थोड़ी सी जरा कैलकुलेशन एरर कर दी थी, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो ये आ गया जी हमारे पास 0.166 इंटू 10⁻⁻²। अब डेसिमल को हम इस तरफ को ले जा रहे, ये क्या था, मीटर इनवर्स, तो ये आ जाएगा जी 1.66 इंटू 10⁻³ मीटर इनवर्स। तो हमने क्या किया कि हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना था उस लाइट का, जिसका टाइम पीरियड ये दिया हुआ था, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और हमने पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ निकाले और फिर वेव नंबर निकाला। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जी हमारे पास। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022। अब आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ कि अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 10⁻³ द वेवलेंथ एमिटेड बाय द रेडिएशन। अब क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास इसमें, पर क्या है कि जो आंसर है ना बिल्कुल क्लोज दिए हुए, तो यहां पे कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना होता है हमारे पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूं और आप बाकी आप देखिएगा कि क्या आंसर आता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज मीन्स 10⁻³ हर्ट्ज। और हर्ट्ज को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए पर सेकेंड, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेशन बिल्कुल प्रिसाइज करोगे, ऐसा नहीं करना जैसे भी मैं भी जरा पिछले केस में जो है वो सिली मिस्टेक होने वाली थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो ए आता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हम कर रहे हैं जी डेवलपमेंट लीडिंग्स टू बोहर्स मॉडल, जिसमें हमने पहला टॉपिक कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आगे करते हैं जी, और दूसरा है हमारे पास
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने पढ़ लिया डिफरेंट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वगैरह क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और ये भी देखा हमने कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी भी नॉन रेडिएशंस है उनको एक टेबल या एक पैटर्न में अरेंज किया गया, एंड दैट पैटर्न इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? It is the arrangement in which all the known radiation has been arranged either in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. सबसे पहले हमारे पास है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी। दूसरा है जी गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल। विजिबल आपको पता है विबग्योर, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है पर फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। तो मैंने यहां पे लिखा कि फ्रीक्वेंसी इस तरफ को इंक्रीज हो रही है, या हम ये भी तो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस तरफ को डिक्रीज हो रही है, बात एक ही है। और इधर को वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और वन इज द सेम थिंग हो गया। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। एट द सेम टाइम जो कॉस्मिक रेज है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है बट फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा होगी। और जो विजिबल लाइट होती है हमारे पास, जिसको हम आम भाषा में सनलाइट भी बोलते हैं या व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, तो उसकी जो रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में होती है उनकी, जो हमारे पास वेवलेंथ की बात करें अगर हम, तो वॉलेट की सबसे कम वेवलेंथ होगी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा हमारे पास। तो दिस वाज द सेकंड टॉपिक विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसी का ही आगे एक पार्ट है। अब इसके बाद क्या हुआ, देन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिर ये पता चला कि रेडिएशन के नेचर जो है वो दो होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो रेडिएशन है उसके दो नेचर होते हैं, एक है वेव नेचर और सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। सो रेडिएशन इज सेड टू हैव ड्यूअल नेचर। तो हम पहले बात कर लेते हैं और वेव नेचर के ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज वेव नेचर। Now many phenomenon can be explained if radiation is assumed to have wave nature। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो रेडिएशन है वो वेव की तरह है, वो कौन कौन से हो गए? जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है। 12th की फिजिक्स में हम पढ़ोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो इन सारी चीजों को हम तभी एक्सप्लेन कर पाया कि अगर हमने ये माना कि जो रेडिएशन है वो वेव की तरह है। आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा जैसे कि लाइट यहां से आ रही थी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, तो हम ये मान के चल रहे कि ये जो रेडिएशन आ रही है इधर से, मतलब वेव्स जो आ रही है वो इधर को आगे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, जो भी है। पर और क्या बोला इस थ्योरी ने? तो मेनी फिनोमेनन कुड बी एक्सप्लेन इफ रेडिएशन इज अज्यूम्ड टू हैव वेव। एंड अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जो एनर्जी होती है ना रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ रेडिएशन या वेव, रेडिएशन और वेव वन इज द सेम थिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। अभी हमने बात की थी कि जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी के बारे में बात बता दूंगा। तो ये दिया जी वेव थ्योरी ने। बट क्या हुआ कि साइंस में जब बहुत सारी चीज और डिस्कवर हुई तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन आने लगी। तो अब हम अगला काम करने वाले कि हमारे को पार्टिकल नेचर की जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमने पहले ही रेडिएशन को वेव अज्यूम कर लिया था। तो उसके लिए वी शुड नो लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी। इसकी दो लिमिटेशन आई वेव थ्योरी की। पहली लिमिटेशन थी, नंबर ए दे देते हैं हम इसको, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो एक जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, आइडियल ब्लैक बॉडी is a perfect absorber as well as perfect emitter of all type of radiation. So black body कोई black color की body नहीं है, but it is a name given to that body which can absorb all the radiation and which can also emit different types of radiation. And the radiation emitted by black body is known as black body radiation. ठीक है? For example, जब हम एक आयरन की रॉड ली हमने, ये दिस इज द आयरन रॉड, हमने इसको हीट किया, तो हीट करने पर आपने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी होगी कि रेड कलर उसमें से निकलना स्टार्ट होता है, रेड। अब रेड कलर हुआ, रेड के बाद अगर हम इसको और हीट करें तो फिर इसका जो हमारे पास कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है हमारे पास। तो रेड के बाद ये हो जाता है येलो, और येलो के बाद इसको और अगर हम हीट करें तो ये व्हाइट होता है, एंड फाइनली इट बिकम्स ब्लू। तो ये आयरन रॉड को हमने जो है एक ब्लैक बॉडी मान लिया। तो ये ऑब्जर्वेशन सामने आई। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कहां पे हो गया कि अभी पर जो वेव थ्योरी में पढ़ा हमने, वो उसने क्या बोला कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करते, इंटेंसिटी के। तो अगर वही चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं, तो जैसे शुरू में इसमें कौन सा कलर निकला, रेड कलर एमिट किया इसने। तो जब हम इसको हीट कर रहे थे तो सिर्फ मतलब हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर मींस एनर्जी प्रोवाइड की, तो जो रेड कलर था सिर्फ उसी की ही इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। मतलब अगर शुरू में उसकी इंटेंसिटी इतनी थी तो बाद में उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए थी, और ज्यादा इंटेंस होता रहना चाहिए था, मतलब गाढ़ा होता रहना चाहिए था और रंग। बट एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ कि वो इंटेंसिटी चेंज होने की वजह उसका कलर ही चेंज हो गया। और अगर हमारे को बेसिक नॉलेज, जो कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही चेंज हो रही है। तो ये बात जो है वो ब्लैक बॉडी मतलब ये बात जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कलर चेंज क्यों। उसके हिसाब से कलर एक ही रहना चाहिए था, वही इंटेंस होता रहना चाहिए था, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो गाढ़ा होता रहना चाहिए था, पर यहाँ पे कलर ही चेंज हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी जी लिमिटेशन जो थी वेव थ्योरी की लिमिटेशन, जिसकी वजह से हमारे को पार्टिकल नेचर प्रपोज या सामने दिया आइंस्टाइन ने, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बहुत सारी मेटल्स होती है, जब उनके सरफेस के ऊपर रेडिएशन या लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज सप्लाइड या अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स thus emitted are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक दूसरा फिनोमिनन और डिस्कवर हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, एक अरेंजमेंट लिया गया कि हमने मेटल के दो पीसेस लिए। मेटल कौन सी होनी चाहिए? जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, जैसे सीजियम हो गया या पोटाशियम हो गया, जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब उसमें कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो हमने मेटल के दो पीसेस लिए और एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें हमने इनको इनक्लोज कर दिया इस तरह से, और इनको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। सो ये है हमारी ग्लास ट्यूब, यहां पे लिख देते हैं हम, ये ग्लास ट्यूब है, और जितने भी जो सोलर पैनल है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। और भी काफी डिटेल है इसका, जो एप्लीकेशंस है वो आप 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे। तो एंड दिस इज द मेटल, एंड ये बैटरी है, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड सॉरी दिस इज, ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से हमने कर दिया कनेक्ट। अब क्या किया कि हमने इस तरह से अरेंजमेंट किया कि इस सरफेस मेटल का जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर हमने रेडिएशन रेडिएट कर दी। तो जैसे ही वो मेटल के सरफेस के ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक की, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए बाहर। अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, तो दे विल ट्रेवल टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और वो यहां से मूव करना शुरू कर देंगे आगे।
तो इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वो फिनोमिनन डिस्कवर हुआ, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि इन ऑर्डर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, radiation must have some minimum frequency and that frequency is known as threshold frequency. तो अगर बोलते रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसमें से इजेक्ट करना है, तो जो ऊपर से हम रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो हर मेटल के लिए अलग होगी, सीजियम के लिए अलग होगी, पोटेशियम के लिए अलग होगी, कैल्शियम के लिए डिफरेंट होगी, आयरन के लिए डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स। एंड द मिनिमम वर्क, क्योंकि जो ये मेटल में से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एटम से, न्यूक्लियस से अटैच्ड है, तो इसको हमने निकालना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये इसके साथ जो कैप है चिपकी हुई है, इसको निकालने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो मिनिमम वर्क डन इन ऑर्डर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो हमने क्या बोला, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि in order to eject electron from the surface of metal, incident radiation must have some minimum frequency which is called threshold frequency, and the work done or the work which has to be done in order to eject electron from the surface of metal, that is known as work function. Second, बहुत इंपॉर्टेंट, जो काइनेटिक एनर्जी थी किसकी, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंट पाई गई जब इसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी की, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो एक्सपेरिमेंटली इस बात को किया गया कि सबसे पहले क्या किया कि जो ऊपर से रेडिएशन आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, इंटेंसिटी वही रहने दी, फ्रीक्वेंसी चेंज की गई। तो क्या देखा, और बाद में इनके जो ये इलेक्ट्रॉन निकले थे फोटो इलेक्ट्रॉन, एक तरफ उनकी काइनेटिक एनर्जी रिकॉर्ड की गई और इधर जो है वो फ्रीक्वेंसी। तो ये पाया गया कि भी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्ट मतलब उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस बार इंटेंसिटी बढ़ाई गई, इंटेंसिटी चेंज की गई, जबकि फ्रीक्वेंसी को सेम रहने दिया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। तो ग्राफ ऐसा है हमारे पास, मींस जब इंटेंसिटी बिल्कुल लो थी तब भी काइनेटिक एनर्जी उतनी थी, जब इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हुई तब भी उतनी थी, जब और भी ज्यादा हुई तो इतनी। तो दिस वाज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि हाँ, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, थर्ड ऑब्जर्वेशन थी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड किया, फोटो इलेक्ट्रॉन, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट हुए, वो डिपेंड किया इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि एनर्जी। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुई। वेव थ्योरी ने क्या बोला कि इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, या एनर्जी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहां पे प्रूव कर दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो दीज ऑब्जर्वेशन एज कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। सो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा नेचर जो रेडिएशन का प्रपोज किया गया, दैट इज पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, so it is based on Planck's quantum theory. तो इसके कुछ पॉइंट्स है और जिसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। पहला बोलता है कि जो रेडिएंट एनर्जी is emitted and absorbed discontinuously, not continuously, in the form of small packets of energy called quantum। मतलब ये मेरे पास कोई बॉडी है और इसके सामने मैंने जैसे सपोज कि एक कैंडल जला दी, दिस इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन, और इस बॉडी ने रेडिएशन, इस बॉडी ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी दिस सोर्स से। तो अगर बोलते हैं इसने एब्जॉर्ब करनी तो इसके कुछ पैकेट्स बने हुए, कोई भी सोर्स होता है रेडिएशन का या एनर्जी का, तो रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स कॉल्ड क्वांटम। हाँ,
अगर हम यहां पे जो सोर्स रिप्लेस कर देते हैं सनलाइट, व्हाइट लाइट, तो इन केस ऑफ व्हाइट लाइट दीज क्वांटम आर कॉल्ड फोटोन। इन क्वांटम को क्या बोला गया? इन क्वांटम को बोला गया फोटोन्स। ठीक है। सेकंड, क्वांटम कई जगह वर्ड क्वांटा भी आता है, क्वांटा उसका प्लूरल हो गया, फोटोन फोटोन्स हो गए, है ना। तो क्या बोला कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। अगर किसी ने एब्जॉर्ब करनी है, एमिट करनी है, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, या बंडल्स बने हुए एनर्जी के पैकेट्स, विच इज क्वांटम। और सनलाइट के केस में हम इसको बोलते हैं, यानी व्हाइट लाइट के केस में हम फोटोन बोलते हैं। सेकेंड, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इसको एक्सेस जरूर कीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स है सारे, आपको आप बना भी सकते हो अपने, और नहीं बनाने तो आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सो सेकंड इज द एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां पे H जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और एक इसके दूसरे यूनिट भी होते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। So we can say that E is equal to hc upon lambda. That means कि energy of quantum या energy of photon is inversely proportional to wavelength. थर्ड पॉइंट है जी हमारे पास कि a body can absorb or emit energy in terms of integral multiple of energy of photon. Means जो E होगा, E is equal to nh nu, where n can be 1, 2, 3 and so on. तो अगर किसी बॉडी ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एमिट करनी है, तो या तो एक फोटोन के बराबर होगी एनर्जी, या 2 फोटोन के बराबर होगी, या 3 फोटोन के बराबर होगी एंड सो ऑन। बट एनर्जी कैन नेवर बी, मतलब एनर्जी का जो लेन देन होगा फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 3.7 h नहीं होगा, नॉट लाइक दैट। तो ये तीन जो है वो पोस्टुलेट्स दिए थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और हम ये भी बोलते हैं कि उसने ये बोला कि जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल भी होते हैं, रेडिएशन इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, जिनको हम क्वांटम या फोटॉन्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ 2-3 बातें ध्यान रखना जरूरी है हमारे पास। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम नोट कर सकते हैं कि जो H के जो यूनिट होते हैं ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच अदर फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम। तो आपने याद रखना एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr होता है, इसके यूनिट भी सेम होते हैं एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा कि अगर n की जगह पे मैं n0 डाल दूं, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, तो E किसके बराबर बन जाएगा मेरे पास, n0 इंटू h न्यू। तो n0 क्या, 1 मोल। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फोटोन, दैट इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन। तो व्हाट इज 1 आइंस्टाइन? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फोटोन।